नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे आगे। जैसे आपको अवगत है कि पार्थ एकेडमी के इस YouTube चैनल पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। उस सीरीज का ये 7वां भाग है। अगर आपने इससे पहले 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ पहले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। चंडीगढ़ में स्थानांतरण के पूर्व पंजाब उच्च न्यायालय शिमला के डैश में स्थित था। प्रश्न बोल रहा है कि जो पंजाब का हाई कोर्ट चंडीगढ़ है, इससे पहले पंजाब का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित था? तो इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए पीटरहॉफ। सबसे पहले समझते हैं कि वर्तमान में पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, तो आपने उत्तर देना है चंडीगढ़। प्रश्न बने कि चंडीगढ़ ये कब स्थानांतरण हुआ? सीधा सा मतलब है कि जो इससे, जैसे हमें पता है कि इससे पहले पंजाब का जो हाई कोर्ट था वो था शिमला का पीटरहॉफ। उसके बाद चंडीगढ़ इसको कब ले जाया गया? तो आपका उत्तर होना चाहिए 1955 में। इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट है ये 2 राज्यों का हाई कोर्ट है, जैसे पंजाब और हरियाणा। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो चंडीगढ़ है ये राजधानी भी है और ये इन दोनों राज्यों का राजधानी भी है। जैसे पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। अब बात करते हैं पीटरहॉफ की। हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है? ठीक है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो पीटरहॉफ है ये राज्यपाल का निवास था। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको पता है कि वर्तमान में जो पीटरहॉफ है ये जल चुका है, तो प्रश्न कई बार बनता है कि पीटरहॉफ कब जला? तो आपने उत्तर देना है 1981। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि सर आप कह रहे हैं कि जो राज्यपाल है इसका निवास स्थान था पीटरहॉफ। जब 1981 में पीटरहॉफ जलकर राख हुआ, उसके बाद राज्यपाल का निवास स्थान किसे बनाया गया? तो आपने उत्तर देना है वारनस कोर्ट को। इसके साथ आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा। जो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है, जैसे हमें पता है चंडीगढ़ है, इसको पैलेस ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। कि सर जिस प्रकार पंजाब का जो हाई कोर्ट था वो शिमला का पीटरहॉफ था, ठीक उसी प्रकार क्या पंजाब की राजधानी शिमला रही है? जी हाँ, पंजाब की राजधानी शिमला भी रही है। और कब तक रही है? तो आपने उत्तर देना है 1953 तक रही है। इस प्रकार हमें पता चला पंजाब का हाई कोर्ट चंडीगढ़ 1955 तक रहा और पंजाब की राजधानी शिमला 1953 तक रही। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम की दृष्टिकोण से सभी तथ्य महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, जिसको हम IIAS के नाम से जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। ध्यान दीजिएगा, जो एडवांस स्टडी है सीधा सा मतलब है 1947 में एडवांस स्टडी को राष्ट्रपति निवास कहा जाता था। अब आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर राष्ट्रपति निवास से इसका नाम बदलकर IIAS बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कब रखा गया? तो आपने उत्तर देना है 1965 में। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए एग्जाम की दृष्टिकोण से, जैसे मैंने पहले कहा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस तरह की एक्सप्लेनेशन हर प्रश्न की चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह से बौद्ध स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आप पास ऑप्शन है बैजनाथ, नूरपुर, क्षेत्रु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्षेत्रु। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए जो क्षेत्रु है ये कहाँ पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, जो क्षेत्रु है ये आपका लाहौल स्पीति में पड़ता है। जैसे हमें पता है कि जब हम हिमाचल प्रदेश में बौद्ध और स्तूपों को देखते हैं तो उस स्थिति में हम किन्नौर और लाहौल स्पीति को कैसे भूल सकते हैं। जब हम बौद्ध स्तूपों की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले लाहौल स्पीति का ताबो मठ, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मठ है, जिसको हम अजंता के नाम से भी जानते हैं। सीधा सीधा मतलब है हिमाचल प्रदेश की अजंता किसे कहते हैं? तो आपने उत्तर देना है ताबो मठ को। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मठ तो ताबो मठ हुआ, सबसे ऊंचा मठ कौन है? तो उस स्थिति में आपने उत्तर देना है की मठ, जो आपका स्पीति नदी के किनारे है और जो लाहौल स्पीति में स्थित है।
इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में अपनी अग्रगति के दूरतम स्थानों के प्रमाण चिन्हित करने हेतु सिकंदर ने किस नदी के किनारे 12 विशाल वेदिकाओं का स्थापन किया था? आपके पास ऑप्शन है रावी, चिनाब, सतलुज और ब्यास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्यास। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि सिकंदर ने ब्यास नदी के किनारे 12 विशाल वेदिकाओं की स्थापना कब की थी? तो आपने उत्तर देना है 326 ईस्वी पूर्व में। जैसे हमें पता है कि जो सिकंदर है ये ब्यास नदी के तट तक 326 ईस्वी पूर्व में पहुंचा था और यहीं से 326 ईस्वी पूर्व में ब्यास नदी को पार ना करके वापस बेबीलोन चले गया, जहां पर 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। इस प्रश्न के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। शिमला पहाड़ी राज्यों के राजनीतिक कन्वेंस पर से गोरखों के प्रयाण और अंग्रेजों के आगमन का संकेत कौन सी संधि ने दिया? आपके पास ऑप्शन है संगोली की संधि, अमृतसर की संधि, कसौली की संधि और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संगोली की संधि। जब हम इतिहास के पन्नों को खंगोल कर गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच की संधि की बात करते हैं तो हम संगोली की संधि को कैसे भूल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो संगोली की संधि है ये 28 नवंबर 1815 में हुई थी। अब आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो ये संगोली की संधि है ये किस किस के बीच में हुई थी? गोरखाओं की तरफ से इसमें नेतृत्व किया अमर सिंह थापा ने और अंग्रेजों की तरफ से इसमें नेतृत्व किया, शिरकत की मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलॉनी ने। आगे बढ़ने से पहले आपने मुझे कमेंट में बताना है कि जो ज्वालामुखी की संधि है ये किस किस के बीच में हुई थी। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। 14वीं शताब्दी में कौन से मुस्लिम राजा ने नगरकोट किले पर आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा जो फिरोज शाह तुगलक है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा कब आए थे? तो आपने उत्तर देना है 1365 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, जो फिरोज शाह तुगलक थे इन्होंने नगरकोट के किले पर अटैक तो किया पर इन्होंने ज्यादा लूटपाट नहीं की, इसको क्षति नहीं पहुंचाई। अब यहाँ से ध्यान देना है, जो आपके फिरोज शाह तुगलक थे इन्होंने नगरकोट किले पर, जैसे मैंने पहले कहा, क्षति और लूटपाट नहीं की, बल्कि ये नगरकोट से ज्वालामुखी मंदिर गए, वहां से इन्होंने 1300 संस्कृत की पुस्तकों को ले गया और बाद में इनको फारसी में अनुवाद करवाया। अब आप सोच रहे होंगे क्या फिरोज शाह तुगलक ने इन सभी किताबों को, सीधा सा मतलब है 1300 के 1300 पुस्तकों को खुद फारसी में अनुवाद किया? नहीं। तो किसने करवाया? उनका एक दरबारी था, उसका नाम था अजुद्दीन खालिद खानी। अजुद्दीन खालिद खानी ने इन 1300 पुस्तकों को संस्कृत में अनुवाद किया और बाद में इन पुस्तकों का नाम दलाइले फिरोजशाही पड़ा। इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि 13वीं शताब्दी में और किन किन मुस्लिमों ने आक्रमण किया था, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, मोहम्मद बिन तुगलक। जैसे हमें पता है मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ख विद्वान की संज्ञा दी गई थी। ध्यान दीजिएगा, अब प्रश्न बनता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये हिमाचल प्रदेश के नगरकोट कब आए थे? तो आपने उत्तर देना है 1337 ईस्वी में। इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए एक बैरम खां नाम का एक शासक था जो 1398 ईस्वी में नगरकोट के किले पर अटैक करने आया था। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। स्वां घाटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू और ऊना। इसका सही उत्तर है ऊना। ध्यान दीजिए, जो स्वां घाटी है इस घाटी का निर्माण स्वां नदी करती है। जैसे हमें पता है जो स्वां नदी है इसको ऊना का शोक भी कहते हैं, या यूं कहें इसको ऊना जिले का दुख का दरिया भी कहा जाता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, स्वां घाटी या जसवां दून घाटी ये एक ही है और ये ऊना में स्थित है। और ध्यान दीजिएगा, जो जसवा दून घाटी है ये दून घाटी के अंतर्गत आती है। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कितनी दून घाटियां हैं? तो आपने उत्तर देना है 4 दून घाटियां हैं। कौन कौन सी है भाई? जैसे मैंने पहले कहा, जसवा दून घाटी ऊना में है, हल्दून घाटी आपकी कांगड़ा में है। अगर हम बात करें
क्यारदून घाटी की क्यारदून घाटी सिरमौर में है। और अंत में बात करते हैं दून और सपरून घाटी की। जो दून और सपरून घाटी है ये सोलन में स्थित है। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। सोनापानी हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है लाहौल स्पीति, शिमला, सिरमौर और सोलन। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी लगती है। अगर आप हमारे साथ अपनी तैयारियां कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए ताकि हम आपको क्लास में एनरोल कर सकें। और एनरोल करने के बाद आपको 2 डेमो क्लासेस दी जाएगी। तत्पश्चात आपको डिसाइड करना है कि आपने मेरे साथ अपनी किसी भी एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू रखनी है या नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए लाहौल स्पीति। बात करते हैं सोनापानी ग्लेशियर की। जो सोनापानी ग्लेशियर है ये किस घाटी में है? कई बार प्रश्न कुछ इस तरह से बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। जो ये सोनापानी ग्लेशियर है ये पटन घाटी में स्थित है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हिमाचल प्रदेश की आलू की घाटी है ये भी पटन घाटी है। कई बार प्रश्न कुछ इस तरह से बनता है कि हिमाचल प्रदेश में आलू की घाटी के नाम से किसे जानते हैं? तो आपने उत्तर देना है पटन घाटी, जो आपके लाहौल स्पीति में स्थित है। जो सोनापानी ग्लेशियर है ये भी आपकी पटन घाटी में ही स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि यहाँ पर सबसे पहले विजिट किसने किया था? तो आपने उत्तर देना है WH वाकर और EH पास्को ने। यहाँ पर प्रश्न बनता है वाकर और पास्को ने सोनापानी ग्लेशियर पर कब विजिट किया था? तो आपने उत्तर देना है 1906 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं सोनापानी ग्लेशियर की और पटन घाटी की, पटन घाटी के अंतर्गत आपका सोनापानी ग्लेशियर आता है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए इस घाटी के अंतर्गत और कौन कौन से ग्लेशियर आते हैं, जैसे पेराद ग्लेशियर। ध्यान दीजिएगा, लाहौल की स्थानीय भाषा में पेराद का मतलब होता है टूटी हुई चट्टान, सीधा सा मतलब है। कई बार प्रश्न बनता है कि लाहौल स्पीति का वो कौन सा ग्लेशियर है जिसको हम टूटी हुई चट्टान के नाम से जानते हैं? तो आपने उत्तर देना है पेराद ग्लेशियर। ये भी आपका पाटन घाटी के अंतर्गत पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मियार ग्लेशियर की, जो मियार ग्लेशियर है ये भी आपका लाहौल घाटी में स्थित है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और छोटे छोटे ग्लेशियर हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जैसे शिल्पा ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर इत्यादि। इस घाटी के अंतर्गत पड़ने वाले जितने भी ग्लेशियर हैं वो मैंने आपके साथ साझा किए। एग्जाम की दृष्टिकोण से सभी ग्लेशियर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। कसौल गर्म पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है कुल्लू, मंडी, किन्नौर और चंबा। इसका सही उत्तर है कुल्लू। ध्यान दीजिएगा, जब हम कसौल गर्म पानी चश्मे की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी घाटी के अंतर्गत आता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कसौल गर्म पानी का चश्मा है ये पार्वती घाटी के अंतर्गत आता है। और ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा पार्वती घाटी में और कौन कौन से गर्म पानी के चश्मे आते हैं, जैसे मणिकर्ण, ये भी पार्वती घाटी में आता है। और जैसे आपको पता है जो मणिकर्ण है और जो कसौल है ये दोनों गर्म पानी के चश्मे पार्वती नदी के किनारे पर स्थित है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं खीर गंगा गर्म पानी के चश्मे की, तो ध्यान दीजिए जो खीर गंगा गर्म पानी का चश्मा है ये भी आपका पार्वती घाटी में पड़ता है। सीधा सा मतलब है जो खीर गंगा है ये मणिकर्ण से 32 किलोमीटर दूर है। जब हम बात करते हैं कसौल की तो ध्यान दीजिएगा, हम मिनी इजराइल को कैसे भूल सकते हैं। सीधा सा मतलब है कसौल को हम मिनी इजराइल के नाम से भी जानते हैं। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। आशा करता हूं कि अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दिया होगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में इंद्रहार दर्रा कांगड़ा जिले को कौन सी जगह से जोड़ता है? आपके पास ऑप्शन है मंडी, ऊना, कुल्लू और भरमौर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भरमौर। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं जो इंद्रहार दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? तो आपने उत्तर देना है भरमौर में। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो भरमौर है वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो आपने उत्तर देना है जिला चंबा के अंतर्गत।
ध्यान दीजिएगा, इस तरह का प्रश्न कई बार एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है कि जो इंद्र नाम की दरें और चोटियां हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो आपने ध्यान रखना है, जो इंद्रहार दरा है ये आपका चंबा और कांगड़ा के बीच में है। अगर यहाँ पर बात करूं मैं इंद्र किला और इंद्रसन चोटी की, तो ध्यान दीजिएगा, इंद्र किला और इंद्रसन चोटी आपके कुल्लू जिले में स्थित है। तो इस प्रकार हमें पता चला इंद्रहार, चंबा कांगड़ा और इंद्रसन और इंद्र किला आपके कुल्लू जिले के अंतर्गत पड़ने वाली चोटियां हैं। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी तथ्य महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने सच में इस वीडियो को एंजॉय किया है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिमाचल।